Q1 भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार 20% से भी कम है। 2. अधिकांश कॉर्पोरेट बॉन्ड जारीकरण सार्वजनिक पेशकश के बजाय निजी प्लेसमेंट के माध्यम से होता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। भारत का कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार सकल घरेलू उत्पाद GDP के लगभग 16-17% पर है, जो विकसित देशों जैसे अमेरिका में 120% जोड़ की तुलना में काफी कम 20% से कम है। कथन 2 सही है। भारत में लगभग 95% से अधिक कॉर्पोरेट बॉन्ड निजी प्लेसमेंट प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए जाते हैं, न कि आम जनता के लिए सार्वजनिक निर्गम पब्लिक इशू के जरिए। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q2 भारत में पेंशन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में औसत पेंशन परिसंपत्तियां उसके सकल घरेलू उत्पाद के 50% से अधिक हैं। 2. भारतीय जनसंख्या का 10% से अधिक हिस्सा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। भारत में पेंशन परिसंपत्तियां GDP के लगभग 10-15% के आसपास हैं, जो 50% से बहुत कम है। कथन 2 गलत है। हालांकि NPS और APY का विस्तार हो रहा है, लेकिन अभी भी भारतीय जनसंख्या का 10% से अधिक हिस्सा इन दोनों योजनाओं के औपचारिक दायरे में पूरी तरह नहीं आया है। अधिकांश कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है। विकल्प ऑफ D सही उत्तर है। Q3 भारत में बीमा क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत में जीवन बीमा की पहुंच गैर जीवन बीमा की पहुंच से कहीं अधिक है। 2. भारत में बीमा की समग्र पहुंच वैश्विक औसत से अधिक है। 3. वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में बीमा घनत्व अपेक्षाकृत कम है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। भारत में लोग गैर जीवन बीमा जैसे स्वास्थ्य वाहन की तुलना में जीवन बीमा को अधिक प्राथमिकता देते हैं। कथन 2 गलत है। भारत में बीमा पैठ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन लगभग 4% के आसपास है, जो वैश्विक औसत लगभग 7% से कम है। कथन 3 सही है। बीमा घनत्व इंश्योरेंस डेंसिटी भारत में वैश्विक मानकों की तुलना में काफी कम है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q4 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित वित्तीय संस्थानों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक। 2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। 3. भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक सिडबी। 4. राष्ट्रीय अवसंरचना एवं विकास वित्त पोषण बैंक ऑन ABFID। उपर्युक्त में से कितनी संस्थाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान AIFI का दर्जा दिया गया है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। व्याख्या: RBI वर्तमान में 5 संस्थानों को AIFI के रूप में विनियमित करता है: एग्जाइम बैंक, नाबार्ड, SIDBI, NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक और हाल ही में जोड़ा गया NABFID। दिए गए चारों विकल्प एग्जिम, नाबार्ड, सिडबी, NABFID इस सूची में शामिल हैं। विकल्प ऑफ D सही उत्तर है। Q5 जलवायु और मौसम के संदर्भ में वायुमंडलीय नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नमी से भरी हवा की एक लंबी संकीर्ण पट्टी को संदर्भित करता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशों तक महत्वपूर्ण मात्रा में जलवाष्प का परिवहन करता है। 2. यह भारी वर्षा और बाढ़ की घटना से जुड़ा है और विशेष रूप से केवल पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही जुड़ा हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 सही है। वायुमंडलीय नदियां एटमॉस्फेरिक रिवर्स आकाश में बहने वाली नदियों की तरह होती हैं, जो नमी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। कथन 2 गलत है। हालांकि ये पश्चिमी अमेरिका में पाइनएप्पल एक्सप्रेस के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे यूरोप, दक्षिण अमेरिका में भी पाई जाती हैं। केवल शब्द इसे गलत बनाता है। विकल्प और A सही उत्तर है। Q6 किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक MM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मनी मल्टीप्लायर उस अधिकतम राशि को मापता है
जो एक बैंकिंग प्रणाली केंद्रीय बैंक के धन की प्रत्येक इकाई के साथ उत्पन्न करती है। 2. व्यक्तियों द्वारा अपने पास अधिक नकदी रखने से मनी मल्टीप्लायर कम हो जाता है। 3. वित्तीय समावेशन पर केंद्रित सरकारी योजनाओं से धन गुणक में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। मुद्रा गुणक M3 M0 के अनुपात को कहते हैं, जो दिखाता है कि बैंक आरक्षित धन से कितनी मुद्रा बना रहे हैं। कथन 2 सही है। यदि लोग बैंकों में पैसा जमा करने के बजाय नकदी हाथ में रखेंगे तो बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, जिससे गुणक कम हो जाएगा। कथन 3 सही है। जनधन जैसी योजनाओं से जब अधिक लोग बैंकिंग प्रणाली से जुड़ते हैं तो बैंकिंग आदतें बढ़ती हैं और मुद्रा गुणक भी बढ़ता है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q7 भारत में दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सूचना उपयोगिताओं IU को ऋण चूक के प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का दायित्व सौंपा गया है, जो दिवालियापन कार्यवाही में स्वीकार्य साक्ष्य के रूप में काम करते हैं। 2. राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT IBC के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन मामलों के लिए न्याय निर्णय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। 3. कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया CIRP को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें 90 दिनों का विस्तार और 60 दिनों का अतिरिक्त विस्तार शामिल है। इस प्रकार कुल अवधि अधिकतम 330 दिन होगी। 4. IBC ढांचे में समाधान की तुलना में कॉर्पोरेट निकाय का परिसमापन अधिक बेहतर परिणाम माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: कथन एक सही है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज जैसे NESL कर्ज का रिकॉर्ड रखती हैं, जो अदालत में सबूत बनता है। कथन 2 सही है। NCLT कंपनियों के लिए और DRT ऋण वसूली न्यायाधिकरण व्यक्तियों के लिए न्यायिक निकाय है। कथन 3 सही है। कानूनन इसे 180 दिनों में पूरा होना चाहिए, लेकिन विस्तार के साथ अधिकतम सीमा 330 दिन तय की गई है। कथन 4 गलत है। IBC का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी को बचाना रेजोल्यूशन है, उसे बंद करना लिक्विडेशन अंतिम विकल्प माना जाता है, बेहतर परिणाम नहीं। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q8 भारत में मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन I अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCB का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति GNPA अनुपात वित्त वर्ष 18 में अपने चरम से लगातार घटकर 2023-24 में 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है। कथन 2 NPA में गिरावट मुख्य रूप से ऋणों की वसूली, परिसंपत्तियों के उन्नयन और बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डालने के कारण हुई। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन I की व्याख्या करता है। बी होल कथन I और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन I की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन I सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन I गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। बैंकों का GNPA अनुपात गिरकर लगभग 2.8% 12 साल का निचला स्तर पर आ गया है। इसका कारण खराब ऋणों की रिकवरी और उन्हें बैलेंस शीट से हटाना राइट ऑफ है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q9 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के विदेशी ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अल्पकालिक ऋण 1 वर्ष से कम का योगदान दीर्घकालिक ऋण से कम है। 2. विदेशी ऋण में सबसे अधिक योगदान भारतीय रुपये में है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। भारत के कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालिक ऋण लॉन्ग टर्म डेट का हिस्सा बहुत ज्यादा है, जबकि अल्पकालिक ऋण का हिस्सा कम है। कथन 2 गलत है। भारत के विदेशी ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर US डॉलर में है, न कि भारतीय रुपये में। विकल्प और ए सही उत्तर है। Q10 बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 को कभी कभी किस संदर्भ में समाचारों में देखा जाता है? ए. जलवायु परिवर्तन का सामना करना, बी. मानवाधिकार और शरणार्थी नीतियां, सी. परमाणु अप्रसार, डी. साइबर अपराध। व्याख्या: बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर अपराध साइबर क्राइम पर पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि उसे इसकी कुछ धाराओं और डेटा साझाकरण पर आपत्ति है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q11 निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. चीन, 2. भारत, 3.
जापान। 4. स्विट्जरलैंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार उपरोक्त देशों को उनके विदेशी मुद्रा भंडार के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। ए 1432 बी 3 124 सी 1342 डी 132 4। व्याख्या। दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार चीन 1 के पास है, उसके बाद जापान 3, फिर स्विट्जरलैंड 4 और उसके बाद भारत 2 का स्थान आता है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q12 भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई, पिछले 5 वर्षों में भारत में सकल FDI में वृद्धि हुई है। कथन 2, सकल FDI की गणना सकल FDI में से भारतीय फर्मों द्वारा किए गए प्रत्यावर्तन और बाह्य निवेश को घटाकर की जाती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। डी कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। व्याख्या। कथन आई गलत है। हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत में सकल FDI प्रवाह में गिरावट देखी गई है, ये लगातार बढ़ा नहीं है। कथन 2 सही है। शुद्ध FDI नेट FDI निकालने के लिए सकल प्रवाह में से निवेश की वापसी रिपेट्रिएशन और भारतीयों द्वारा बाहर किए गए निवेश को घटाया जाता है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q13 वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दीर्घकालिक अतिस्थानीय मौसम डेटा एकत्र करने के लिए लॉन्च किया गया था। 2. फसल बीमा दावों के निपटान में पारदर्शिता और सटीकता में सुधार लाने के लिए इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एकीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल 1 और 2, दोनों सी होल ना, तो 1 और ना ही 2, डी होल केवल 2। व्याख्या। कथन 1 गलत है। विंड्स पोर्टल को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, न कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। कथन 2 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्लॉक और ग्राम स्तर पर मौसम का सटीक डेटा प्राप्त करना है, ताकि PMFBY के तहत दावों का तेजी से निपटान हो सके। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q14 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित अंतरिक्ष परियोजनाओं मिशनों पर विचार कीजिए। 1. वीनस ऑर्बिटर मिशन। 2. निसार मिशन। 3. अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान NGLV का विकास। उपरोक्त परियोजनाओं मिशनों में से कितनी भारत के स्पेस विजन 2047 रोडमैप का हिस्सा हैं? 1 होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या। स्पेस विजन 2047 के प्रमुख लक्ष्यों में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बस की स्थापना और चंद्रमा पर मानव भेजना शामिल है। वीनस ऑर्बिटर मिशन और NGLV जो भारी उपग्रह ले जाने में सक्षम होगा, इस विजन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। निसार इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है जो वर्तमान परियोजनाओं का हिस्सा है। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q15 बन्नी घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये राजस्थान राज्य में स्थित है। 2. मालधारी जनजाति एक खानाबदोश पशुपालक समुदाय है जो इस क्षेत्र में रहता है। 3. ऊँट की एकमात्र ऐसी नस्ल जो तैर सकती है, इन घास के मैदानों की मूल निवासी है। 4. पुष्प झाड़ी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के आक्रमण से इस क्षेत्र में मिट्टी की लवणता बढ़ गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 1 होल केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। व्याख्या। कथन 1 गलत है। बन्नी घास के मैदान गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं, राजस्थान में नहीं। कथन 2 सही है। मालधारी समुदाय यहाँ का मुख्य पशुपालक समुदाय है। कथन 3 सही है। खरई ऊँट जो समुद्र के पानी में तैर सकते हैं, यहीं पाए जाते हैं। कथन 4 सही है। विदेशी प्रजाति प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा गांडा बावल ने यहाँ की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाया है। विकल्प ऑल्व बी सही उत्तर है। Q16 केंद्रीय बजट 2025-26 में दिए गए अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में उनके प्रतिशत हिस्से के आरोही क्रम बढ़ते क्रम में निम्नलिखित प्रकार के घाटे को व्यवस्थित करें। 1. प्राथमिक घाटा PD। 2. राजस्व घाटा FD। 3. राजकोषीय घाटा FD। 4. प्रभावी राजस्व घाटा ERD। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A1324B 4123C 4312D 3214। व्याख्या।
आमतौर पर बजट घाटे का क्रम इस प्रकार होता है: प्रभावी राजस्व घाटा लेस दैन प्राथमिक घाटा लेस दैन राजस्व घाटा लेस दैन राजकोषीय घाटा। विकल्प और बी सही उत्तर है। Q17 केंद्रीय बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किस विषय पर प्रस्तुत किया गया? ए. विकसित भारत, बी. भारत 801 टिकाऊ भविष्य का निर्माण, सी. अमृतकाल ईस्टू आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की ओर, डी. सबका विकास। व्याख्या: बजट 2025-26 का मुख्य केंद्र बिंदु सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ समावेशी विकास पर आधारित है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q18 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का उद्देश्य नहीं है? ए. होल किसानों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना, बी. होल पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल उपरांत भंडारण को बढ़ाना, सी. फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, डी. होल कृषि मशीनरी की खरीद के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान करना। व्याख्या: यह योजना मुख्य रूप से वित्तीय सहायता, भंडारण और विविधीकरण पर केंद्रित है। कृषि मशीनरी के लिए SMAM जैसी अलग योजनाएं हैं। विकल्प और डी सही उत्तर है। Q19 दालों में आत्मनिर्भरता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मिशन में तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया गया है। 2. इस मिशन का उद्देश्य 2035 तक देश की दालों की मांग को पूरा करने के लिए आयात पर भारत की निर्भरता को समाप्त करना है। 3. मिशन में किसानों के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI के साथ औपचारिक समझौतों के माध्यम से पंजीकरण कराने और अपनी दालें बेचने का प्रावधान है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? ए. होल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। सरकार ने इन 3 दालों के उत्पादन पर जोर दिया है। कथन 2 गलत है। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 2027-28 तक रखा गया है। 2035 बहुत दूर का लक्ष्य है। कथन 3 गलत है। पंजीकरण और खरीद की प्रक्रिया मुख्य रूप से नाफेड और NCCF द्वारा संचालित की जाती है, न कि सीधे FCI के साथ विशेष समझौतों के माध्यम से। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q20 ISSDRA 2 TNPB जो हाल ही में समाचारों में रहा क्या है? ए. होल 1 उन्नत मानव रहित हवाई वाहन, बी. होल 1 नव खोजा गया ब्लैक होल, सी. होल 1 बड़े पैमाने पर रैनसमवेयर हमला, डी. होल 1 प्लांट जीनोम एडिटर। व्याख्या: ये एक नई जीन एडिटिंग तकनीक टूल है जिसे पौधों के जीनोम में सटीक सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q21 निम्नलिखित में से कौन विकसित भारत के लिए विकास के इंजन है, जैसा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है? 1. कृषि, 2. खनन, 3. नवीकरणीय ऊर्जा, 4. निर्यात। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए. केवल 1 और 4, बी. केवल 1, 2 और 3, सी. केवल 2, 3 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। व्याख्या: बजट 2025-26 में कृषि, उत्पादकता और निर्यात को अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख इंजनों के रूप में रेखांकित किया गया है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q22 भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार लघु उद्यम वे हैं जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 करोड़ रुपए तक है और टर्नओवर 150 करोड़ रुपए तक है। 2. सभी विनिर्माण MSME इकाइयां भारत सरकार की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना के अंतर्गत आती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं 1 होल केवल 1, बी. होल केवल 2, सी. होल 1 और 2, दोनों डी. होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। MSME की नई परिभाषा के अनुसार लघु स्मॉल उद्यम के लिए निवेश 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। 50 करोड़ निवेश और 250 करोड़ टर्नओवर मध्यम उद्यम के लिए है। कथन 2 गलत है। PLI योजना विशिष्ट क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा के लिए है, सभी विनिर्माण इकाइयों के लिए नहीं। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q23 MSME के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना MCGS MSME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ऑन NCGTC MSME को ऋण की सुविधा के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को 100% कवरेज प्रदान करेगी। 2. वैध उद्यम पंजीकरण संख्या वाले सभी MSME इस योजना के अंतर्गत जमानत मुक्त ऋण का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। 3. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों दोनों को इस योजना के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थानों के रूप में मान्यता दी गई है।
उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं ए होल केवल 1 और 2, बी होल केवल 3c केवल 2 और 3d केवल 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। आमतौर पर गारंटी 100% नहीं, बल्कि एक निश्चित सीमा तक, जैसे 75-85% होती है, ताकि बैंकों का भी जोखिम बना रहे। कथन 2 सही है। उद्यम पंजीकरण इस योजना के लाभ के लिए अनिवार्य है। कथन 3 सही है। बैंक और एनबीएफसी दोनों ही इसके माध्यम से ऋण दे सकते हैं। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q24 भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों रेवेन्यू रिसीट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये प्राप्तियां अविनिमेय नॉन रिडीमेबल होती हैं और इस कारण से सरकार पर कोई दावा उत्पन्न नहीं होता। 2. ये प्राप्तियां आवर्त प्रकृति रिकरिंग इन नेचर की होती हैं। 3. अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नकद सहायता अनुदान कैश ग्रांट्स इन एड राजस्व प्राप्तियों के उदाहरण हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3c केवल 3d 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। राजस्व प्राप्तियां वे हैं जो सरकार की देयता लायबिलिटी पैदा नहीं करती, यानी इन्हें वापस नहीं करना पड़ता। कथन 2 सही है। ये नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, जैसे टैक्स, इसलिए इन्हें आवर्ती प्रकृति का माना जाता है। कथन 3 सही है। विदेशी सरकारों या संगठनों से मिलने वाला नकद अनुदान गैरकर राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होता है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q25 भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी के आवास अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी को आवास अधिकार दिए गए हैं। 2. भारत में केवल केंद्र सरकार को ही पीवीटीजी को आवास अधिकार देने का अधिकार है। 3. एक बार जब उनके आवास अधिकारों को मान्यता दे दी जाती है तो पीवीटीजीएस कोई भी पारंपरिक धार्मिक या सांस्कृतिक समारोह कर सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत हैं? एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 3c केवल 1d 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। आवास अधिकार हैबिटेट राइट्स वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 के तहत दिए जाते हैं, न कि 1980 के अधिनियम के तहत। कथन 2 गलत है। राज्य सरकार के स्तर पर जिला स्तरीय समितियां इन अधिकारों को मंजूरी देती हैं, केवल केंद्र सरकार नहीं। कथन 3 सही है। आवास अधिकारों में उनकी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा शामिल है। विकल्प और ए सही उत्तर है। Q26 मूल्यानुसार एवं विशिष्ट करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विशिष्ट कर के विपरीत मूल्यानुसार कर उत्पाद की कीमत के साथ बदलता रहता है और इसलिए ये मुद्रास्फीति के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। 2. मूल्यानुसार कर के विपरीत विशिष्ट कर वस्तु या सेवा के बाजार मूल्य में परिवर्तन की परवाह किए बिना वस्तु या सेवा की प्रति इकाई पर स्थिर रहता है। 3. मूल्यानुसार कर के विपरीत विशिष्ट कर को आमतौर पर प्रगतिशील प्रकृति का माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3c केवल 1 और 3d 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। मूल्यानुसार एड वैलोरम कर वस्तु की कीमत के प्रतिशत के रूप में होता है, इसलिए दाम बढ़ने पर टैक्स भी बढ़ जाता है। कथन 2 सही है। विशिष्ट स्पेसिफिक कर प्रति इकाई जैसे प्रति किलोग्राम या प्रति मीटर पर लगता है, कीमत चाहे जो भी हो। कथन 3 गलत है। मूल्यानुसार कर अधिक प्रगतिशील हो सकता है। विशिष्ट कर अक्सर प्रतिगामी माना जाता है क्योंकि ये गरीब और अमीर दोनों पर समान मात्रा में लगता है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q27 15वें वित्त आयोग FC की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने 2021-26 की अवधि के लिए केंद्रीय करों का 41% हिस्सा राज्यों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की। 2. इसने क्षेत्र विशिष्ट और स्थानीय निकाय अनुदान के एक हिस्से को प्रदर्शन आधारित मानदंडों से जोड़ने की सिफारिश की। 3. जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 15% महत्व देने की सिफारिश की गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3c केवल 1 और 3d 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद इसे 42% से घटाकर 41% किया गया। कथन 2 सही है। आयोग ने प्रदर्शन आधारित अनुदान परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट्स पर जोर दिया है। कथन 3 गलत है। जनसांख्यिकीय प्रदर्शन डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को 12.5% भार दिया गया है, 15% भार जनसंख्या और क्षेत्रफल को दिया गया है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है।
Q28 किसी देश की राजकोषीय नीति के प्रमुख कार्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कार्य, उद्देश्य 1। आवंटन कार्य, सार्वजनिक वस्तुओं का प्रावधान और कुछ वस्तुओं को उपलब्ध कराने में बाजार की विफलताओं का सुधार 2। वितरण कार्य, मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण 3। स्थिरीकरण कार्य, प्रगतिशील कराधान के माध्यम से व्यक्तियों के बीच आय असमानता को कम करना। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या: युग्म 1 सही सुमेलित है। आवंटन कार्य, एलोकेशन फंक्शन का अर्थ है संसाधनों को जनहित के लिए आवंटित करना। युग्म 2 गलत है। मूल्य स्थिरता और मुद्रास्फीति नियंत्रण स्थिरीकरण कार्य स्टेबिलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। युग्म 3 गलत है। आय असमानता कम करना वितरण कार्य डिस्ट्रीब्यूशन का उद्देश्य है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q29 किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1. गैर प्रतिद्वंद्वी उपभोग। 2. गैर बहिष्करणीयता। 3. बिक्री के योग्य। 4. लाभ कमाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया। उपर्युक्त में से कितनी सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल सभी 4। व्याख्या: सार्वजनिक वस्तुएं पब्लिक गुड्स गैर प्रतिद्वंद्वी, एक का उपभोग दूसरे के लिए कमी नहीं करता, और गैर बहिष्करणीय, किसी को इसके उपयोग से रोका नहीं जा सकता, जैसे स्ट्रीट लाइट होती हैं। विशेषताएं 3 और 4 निजी वस्तुओं प्राइवेट गुड्स से संबंधित हैं। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q30 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. जल निकायों में हाइड्रोकार्बन का क्षरण। 2. सब्जियों से भारी धातुओं को हटाना। 3. मछली में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना। 4. रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करना। उपरोक्त में से कितने बायोसर्फेक्टेंट्स के संभावित औद्योगिक अनुप्रयोग हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। व्याख्या: बायोसर्फेक्टेंट्स सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित होते हैं। इनका उपयोग तेल रिसाव की सफाई 1, मृदा सुधार 2 और फार्मास्यूटिकल खाद्य उद्योगों 3-4 में व्यापक रूप से किया जाता है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q31 भारत में कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। कराधान की प्रकृति, विवरण। उदाहरण 1। बढ़ा हुआ कर, आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ भी बढ़ता है। आयकर 2। आनुपातिक कर, सभी आय पर कर की दर एक समान रहती है। निगमित कर 3। प्रतिगामी कर, आय में वृद्धि के साथ कुल आय का प्रतिशत घटने पर कर का बोझ। माल एवं सेवा कर। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। व्याख्या: पंक्ति 1 सही है। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव कर जैसे भारत में आयकर। पंक्ति 2 सही है। आनुपातिक प्रोपोर्शनल कर में दर स्थिर रहती है। पंक्ति 3 गलत है। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। हालांकि तकनीकी रूप से ये प्रतिगामी हो सकता है, क्योंकि गरीब और अमीर एक ही दर पर भुगतान करते हैं, लेकिन प्रतिगामी कर की शास्त्रीय परिभाषा आय बढ़ने पर दर घटने की है। निगम कर और आयकर के उदाहरण अधिक सटीक हैं। नोट: UPSC संदर्भ में 1 और 2 स्पष्ट सुमेलित हैं। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q32 भारत की केंद्र सरकार के राजस्व बजट के संदर्भ में निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। 1. ब्याज प्राप्तियां। 2. निर्यात पर उपकर। 3. बाह्य अनुदान सहायता। 4. सिक्कों के प्रचलन से लाभ। 5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश। उपर्युक्त में से कितनी भारत सरकार की गैर कर राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत हैं? ए होल केवल 2, बी होल केवल 3, सी होल केवल 4, डी होल सभी 5। व्याख्या: गैरकर राजस्व: ब्याज 1, अनुदान 3, सिक्कों का लाभ सेग्न्योरेज 4 और लाभांश 5। कर राजस्व: निर्यात पर उपकर सेस 2 कर राजस्व का हिस्सा है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q33 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों से लगातार उच्च राजस्व घाटे के निम्नलिखित में से कौन से संभावित निहितार्थ हैं? 1. घटती आर्थिक वृद्धि। 2. अर्थव्यवस्था में घटता पूंजी निवेश। 3. निजी निवेश का बाहर होना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या: उच्च राजस्व घाटा मतलब सरकार कर्ज लेकर उपभोग कंजम्पटिव स्पेंडिंग कर रही है।
इससे विकास धीमा होता है। 1. बुनियादी ढांचे के लिए पैसा कम बचता है। 2. और सरकार द्वारा अधिक बाजार उधारी से निजी क्षेत्र के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। 3. क्राउडिंग आउट। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q34 भारत में केंद्रीय बजट के संदर्भ में गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका तात्पर्य पूंजीगत प्राप्तियों से है, जो बिना किसी ऋण दायित्व के सरकार की कुल वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि करती है। 2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU के विनिवेश से प्राप्त आय गैर ऋण सृजनकारी पूंजी प्राप्तियों का एक उदाहरण है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। ये प्राप्तियां सरकार की परिसंपत्तियों को कम करती हैं, जैसे विनिवेश में हिस्सा बेचना या कर्ज नहीं बढ़ाती। ये वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करती। कथन 2 सही है। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट और ऋणों की वसूली इसके मुख्य उदाहरण हैं। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q35 भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में पुरुष और महिला दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 2. भारत में पुरुष और महिला दोनों के लिए मतदाता पंजीकरण की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 3. भारत में हल्के मोटर वाहनों LMV के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु पुरुष और महिला दोनों के लिए 16 वर्ष है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या: कथन एक गलत है। वर्तमान कानून के अनुसार पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है, हालांकि इसे समान करने का प्रस्ताव चर्चा में रहा है। कथन 2 सही है। 61वें संविधान संशोधन के बाद से भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सभी नागरिकों के लिए 18 वर्ष है। कथन 3 गलत है। गियर वाले मोटर वाहनों LMV के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 16 वर्ष की आयु में केवल बिना गियर वाले 50 घन सेंटीमीटर से कम वाहनों के लिए लाइसेंस मिल सकता है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q36 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र में रिकार्डियन समतुल्यता की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए फॉल सरकारी उधारी से सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास होता है। बी. जब सरकार करों में कटौती करती है तो परिवार उपभोग बढ़ा देते हैं, जिससे गुणक प्रभाव उत्पन्न होता है। सी होल उधार या कराधान के माध्यम से सरकारी व्यय का वित्त पोषण करने से अर्थव्यवस्था पर समान प्रभाव पड़ता है। डी फोल राजकोषीय प्रोत्साहन हमेशा अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग के कारण मुद्रास्फीति को जन्म देता है। व्याख्या: रिकार्डियन समतुल्यता रिकार्डियन इक्विवेलेंस ये मानती है कि अगर सरकार आज कर्ज लेकर खर्च करती है तो जनता को पता है कि भविष्य में इस कर्ज को चुकाने के लिए टैक्स बढ़ेगा, इसलिए लोग आज खर्च करने के बजाय बचत बढ़ा देते हैं। अतः टैक्स या उधार दोनों का अंतिम प्रभाव समान होता है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q37 भारत सरकार द्वारा की गई निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार करें। 1. व्यक्तिगत आय पर कर दरों में कटौती। 2. बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ाना। 3. खाद्य और उर्वरक पर सब्सिडी समाप्त करना। भारत में आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सी कार्रवाई भारत सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा मानी जा सकती है? एक होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या: राजकोषीय प्रोत्साहन फिस्कल स्टिम्युलस का अर्थ है बाजार में नकदी बढ़ाना। टैक्स में कटौती 1 और सरकारी खर्च बढ़ाना 2 मांग को बढ़ाते हैं। बिंदु 3 गलत है। सब्सिडी समाप्त करना राजकोषीय संकुचन है, प्रोत्साहन नहीं, क्योंकि इससे लोगों के पास खर्च योग्य आय कम हो जाती है। विकल्प ए सही उत्तर है। Q38 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन समीक्षा समिति की रिपोर्ट 2017 की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें ऋण GDP अनुपात 60% रखने की वकालत की गई, जिसमें केंद्र के लिए 20% की सीमा और राज्यों के लिए 40% की सीमा रखी गई। 2. इसने सुझाव दिया कि 15वें वित्त आयोग को राज्य विशिष्ट ऋण प्रक्षेप पथ की सिफारिश करने के लिए कहा जाना चाहिए। 3. इसमें एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। एन के
सिंह समिति ने 60% ऋण जीडीपी अनुपात की सिफारिश की थी, लेकिन इसमें केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% की सीमा थी। कथन में इसे उल्टा लिखा गया है। कथन 2 सही है। समिति ने राज्यों के ऋण प्रबंधन के लिए वित्त आयोग की भूमिका का सुझाव दिया था। कथन 3 सही है। बजटीय पारदर्शिता के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की वकालत की गई थी। विकल्प और बी सही उत्तर है। Q39 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत के राजकोषीय संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है। 2. पिछले 5 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा लगातार कम हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। कर राजस्व टैक्स टू जीडीपी में उतार चढ़ाव रहा है, यह एकदम लगातार कंसिस्टेंटली नहीं बढ़ा है। कथन 2 सही है। कोविड के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़ा था, लेकिन उसके बाद से सरकार ने इसे लगातार कम करने का मार्ग ग्लाइडिंग पाथ अपनाया है, जो 2025-26 के बजट लक्ष्यों में भी दिखता है। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q40 भारत में केंद्र प्रायोजित योजनाओं CSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इनका पूर्ण वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। 2. राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में इन योजनाओं को लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं। 3. ये योजनाएं मुख्यतः संघ सूची के विषयों पर तैयार की जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल केवल 1 और 3, D खोल केवल 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। CSS में केंद्र और राज्य के बीच लागत साझा की जाती है, जैसे 60:40 या 90:10। पूर्ण वित्त पोषण केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में होता है। कथन 2 सही है। चूंकि इनमें राज्यों को भी पैसा लगाना होता है, इसलिए वे इन्हें लागू करने या न करने का निर्णय ले सकते हैं, जैसे कुछ राज्यों ने आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया। कथन 3 गलत है। ये अक्सर राज्य या समवर्ती सूची के विषयों स्वास्थ्य शिक्षा पर होती हैं, ताकि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। विकल्प और बी सही उत्तर है। Q41 निम्नलिखित में से कौन से घटक भारत सरकार के पूंजी बजट में शामिल हैं? 1. भूमि और भवन जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर व्यय। 2. विदेशी सरकारों से प्राप्त ऋण। 3. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण और अग्रिम। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2B 1, 2 और 3C केवल 1 और 3D केवल 2 और 3। व्याख्या: पूंजी बजट में वे चीजें आती हैं जिनसे या तो संपत्ति बने या कर्ज कम ज्यादा हो। परिसंपत्ति बनाना 1, विदेशी कर्ज लेना 2 और राज्यों को कर्ज देना 3, तीनों ही पूंजीगत लेनदेन हैं। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q42 भारत में लैंगिक बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लैंगिक बजट विवरण पहली बार 1991-92 में केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। 2. लैंगिक बजट विवरण का भाग ए महिलाओं के लिए 100% आवंटन वाली योजनाओं को दर्शाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। भारत में औपचारिक रूप से जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-06 के बजट से हुई थी। कथन 2 सही है। जेंडर बजट स्टेटमेंट के 2 हिस्से होते हैं, भाग ए 100% महिला केंद्रित योजनाएं और भाग बी जिसमें कम से कम 30% महिलाओं के लिए हो। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q43 भारत सरकार की निम्नलिखित प्राप्तियों पर विचार करें। 1. राजकोषीय बिल जारी करके जुटाए गए ऋण। 2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC की बिक्री से प्राप्त राशि। 3. सार्वजनिक भविष्य निधि में आम जनता का योगदान। 4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU से प्राप्तियां जिनमें लाभ और लाभांश शामिल हैं। 5. भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुरक्षा जमा। उपर्युक्त प्राप्तियों में से कितनी प्राप्तियां भारत की समेकित निधि में शामिल हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3, C होल केवल 4, D होल सभी 5। व्याख्या: समेकित निधि कंसोलिडेटेड फंड, इसमें सरकार का सारा टैक्स और लिए गए ऋण 1 तथा विनिवेश लाभांश 4 आते हैं। लोक लेखा पब्लिक अकाउंट NSC 2, PPF 3 और सुरक्षा जमा 5 जैसी चीजें सरकार की अपनी नहीं होती, वे जनता की अमानत होती हैं जिन्हें वापस करना होता है, इसलिए ये लोक लेखा में जाती हैं। विकल्प और ए सही उत्तर है।
Q44 केंद्र सरकार की ऋण देयता के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कुल ऋण देयता अवयव 1। आंतरिक ऋण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई ब्याज रहित रुपया प्रतिभूतियां 2। विदेशी ऋण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों GSEC में किया गया निवेश 3। सार्वजनिक खाता देयता केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्था का वित्तीय दायित्व 4। बजट से बाहर देयता इसमें राष्ट्रीय लघु बचत निधि NSSF के लिए योगदान शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? A होल केवल 2, B होल केवल 3 और 4, C होल केवल 1 और 2, D केवल 2 और 4। व्याख्या युग्म 1 सही है। IMF जैसे संस्थानों को दी गई रुपया प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का भाग मानी जाती हैं। युग्म 2 सही है। FPI द्वारा किया गया निवेश विदेशी देनदारी का हिस्सा है। युग्म 3 गलत है। कॉर्पोरेट संस्था का निजी कर्ज सरकार की लोक लेखा देयता नहीं होता। युग्म 4 गलत है। NSSF लोक लेखा पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है। इसे बजट से बाहर की देयता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q45 हाल ही में ब्रांडलाइन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में देखा गया था? यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच विशेष रूप से अवैध प्रवास के मुद्दों के संबंध में सीमांकन का काम करता है। B होल यह उत्तरी अमेरिका के विकसित देशों और दक्षिणी अमेरिका के विकासशील देशों के बीच भौगोलिक सीमा है। C होल यह एक काल्पनिक रेखा है जो वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच आय और विकास में असमानता को उजागर करती है। D यह संघर्ष समाधान को सुगम बनाने के लिए रूस यूक्रेन सीमा के चित्रण से जुड़ा है। व्याख्या ब्रांडलाइन 1980 के दशक में विली ब्रांड द्वारा प्रस्तावित ये रेखा दुनिया को अमीर उत्तर विकसित देश और गरीब दक्षिण विकासशील देश में विभाजित करती है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q46 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें। 1. देश में कुल मांग में गिरावट। 2. देश में महंगाई में वृद्धि। 3. अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का अधिमूल्यन। 4. भारत से विदेशी निवेश का बहिर्गमन। उपर्युक्त में से कितने भारत सरकार द्वारा घाटे के मुद्रीकरण के सबसे अधिक संभावित प्रभाव हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। व्याख्या बिंदु 2 सही है। घाटे के मुद्रीकरण डेफिसिट मोनेटाइजेशन का अर्थ है सरकार द्वारा खर्च के लिए नए नोट छपवाना। इससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है जिससे महंगाई बढ़ती है। बिंदु 4 सही है। अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति और महंगाई से रुपए की क्रय शक्ति कम होती है जिससे विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। बिंदु 1 और 3 गलत हैं। इससे मांग में वृद्धि होती है, गिरावट नहीं, और रुपए का अवमूल्यन होता है, अधिमूल्यन नहीं। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q47 किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ। Q46 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें। 1. देश में कुल मांग में गिरावट। 2. देश में महंगाई में वृद्धि। 3. अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये का अधिमूल्यन। 4. भारत से विदेशी निवेश का बहिर्गमन। उपर्युक्त में से कितने भारत सरकार द्वारा घाटे के मुद्रीकरण के सबसे अधिक संभावित प्रभाव हैं? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। व्याख्या बिंदु 2 सही है। घाटे के मुद्रीकरण डेफिसिट मोनेटाइजेशन का अर्थ है सरकार द्वारा खर्च के लिए नए नोट छपवाना। इससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है जिससे महंगाई बढ़ती है। बिंदु 4 सही है। अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति और महंगाई से रुपए की क्रय शक्ति कम होती है जिससे विदेशी निवेशक अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। बिंदु 1 और 3 गलत हैं। इससे मांग में वृद्धि होती है, गिरावट नहीं, और रुपए का अवमूल्यन होता है, अधिमूल्यन नहीं। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q47 किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित। Q58 रिवर सिटीज अलायंस RCA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। 2. ये पहल नमामि गंगे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? 1 होल केवल 1,
बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। आरसीए को जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिलकर शुरू किया है ताकि नदी किनारे बसे शहरों का सतत प्रबंधन हो सके। कथन दो सही है। ये पहल नमामि गंगे मिशन के तहत नदी शहर संबंधों को मजबूत करने का एक हिस्सा है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q59 स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एसबीएम के तहत प्रमाणन का अर्थ है 1. ओडीएफ नागरिकों को शौचालयों तक पूर्ण पहुंच दो। ओडीएफ जोड़ सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना। 3. ओडीएफ जोड़ शौचालयों से मल मिट्टी का पूर्ण उपचार। 4. जल जोड़ वाटर जोड़ अपशिष्ट जल का 100% उपचार करना तथा उपचारित जल का अधिकतम पुनः उपयोग सुनिश्चित करना। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। व्याख्या: दिए गए चारों युग्म उनके संबंधित प्रमाणन मानकों के साथ सही सुमेलित हैं। ओडीएफ का मतलब खुले में शौच मुक्त, ओडीएफ जोड़ शौचालयों के रखरखाव, ओडीएफ जोड़ मल कीचड़ प्रबंधन और वाटर जोड़ जल पुनर्चक्रण पर केंद्रित है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q60 भारतीय मोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मादा मोर के पूंछ के पंख नर मोर की तुलना में लंबे पंखे के आकार के होते हैं। 2. भारतीय मोर मुख्यतः सर्वाहारी होते हैं। 3. जंगली में भारतीय मोर का औसत जीवन काल लगभग 50 वर्ष है। उपर्युक्त में से कितने कथन सत्य हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या: कथन एक गलत है। नर मोर की पूंछ ट्रेन बहुत लंबी और सुंदर होती है, जबकि मादा मोर पहन की पूंछ छोटी होती है। कथन 2 सही है। मोर सर्वाहारी ओमनिवरस होते हैं, वे बीज, फल, कीड़े और छोटे सांप भी खाते हैं। कथन 3 गलत है। जंगली मोरों का औसत जीवन काल लगभग 15-20 वर्ष होता है, 50 वर्ष नहीं। विकल्प और ए सही उत्तर है। Q61 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-2024 में कुल कर राजस्व के प्रतिशत के रूप में किस भारतीय राज्य का स्वयं कर राजस्व OTR का हिस्सा सबसे अधिक होगा? ए होल महाराष्ट्र, बी होल कर्नाटक, सी होल तेलंगाना, डी होल हरियाणा। व्याख्या: आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना ने अपने स्वयं के कर राजस्व ओन टैक्स रेवेन्यू के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q62 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित टिमटिम तारे पहल का मुख्य उद्देश्य है। ए. ग्रामीण युवाओं में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। बी. बेरोजगार वयस्कों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। सी. स्कूली छात्रों में जीवन कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना। डी. शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कला और शिल्प को बढ़ावा देना। व्याख्या: यह पहल बच्चों के समग्र विकास, विशेष रूप से उनके मानसिक स्वास्थ्य, जीवन कौशल और भावनात्मक समझ को विकसित करने पर केंद्रित है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q63 हाल के पर्यावरण व्यापार विनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM का उद्देश्य घरेलू और विदेशी उत्पादकों के लिए समान कार्बन मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय संघ में कुछ वस्तुओं के आयात पर कार्बन कर लगाना है। 2. यूरोपीय संघ वन विनाश विनियमन EUDR के अनुसार कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पाद वन विनाश या वन शरण से जुड़े न हों। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। CBAM यूरोपीय संघ का एक उपकरण है ताकि पर्यावरण कानूनों का पालन न करने वाले देशों से आने वाले सस्ते आयात पर लगाम लगाई जा सके। कथन 2 सही है। EUDR नियम सुनिश्चित करता है कि यूरोपीय बाजार में बिकने वाले उत्पाद जैसे कॉफी, रबर, लकड़ी वनों की कटाई का कारण न बने हों। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q64 निम्नलिखित में से किसे सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था में जुड़वां घाटा कहा जाता है? ए होल राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा, बी होल राजकोषीय घाटा और पूंजी खाता घाटा, सी होल राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा, डी होल चालू खाता घाटा और प्राथमिक घाटा। व्याख्या: जब किसी देश में एक साथ राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट और चालू खाता घाटा करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों उच्च होते हैं तो इसे ट्विन डेफिसिट समस्या कहा जाता है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q65
किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कैरी ट्रेड का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए, शेयरों के मौलिक विश्लेषण के आधार पर दीर्घकालिक होल्डिंग के लिए इक्विटी में निवेश करने की एक विधि। बी, होल, किसी निवेशक द्वारा किसी अन्य मुद्रा में कम ब्याज दर वाली मुद्रा में धन उधार लेकर ऐसी परिसंपत्तियों में निवेश करने की रणनीति जो किसी अन्य मुद्रा में उच्चतर प्रतिफल प्रदान करती है। सी, एक व्यापारिक दृष्टिकोण जिसमें पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों की लगातार खरीद और बिक्री शामिल होती है। डी, होल, निवेशकों की एक व्यापारिक रणनीति जिसका उद्देश्य वस्तुओं की खरीद करके निवेश को सुरक्षित करना है। व्याख्या: कैरी ट्रेड में निवेशक कम ब्याज वाले देश जैसे जापान से पैसा उधार लेते हैं और उसे अधिक ब्याज रिटर्न वाले देश जैसे भारत में निवेश करते हैं ताकि ब्याज दरों के अंतर से लाभ कमा सकें। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q66 राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी के संदर्भ में फिस्कल ड्रैग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फिस्कल ड्रैग तब उत्पन्न होता है जब मुद्रास्फीति और आय में वृद्धि करदाताओं को उच्च कर श्रेणियों टैक्स ब्रैकेट्स में पहुंचा देती है, जिससे कर दरों में कोई परिवर्तन किए बिना ही सरकार की कर आय टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाती है। 2. फिस्कल ड्रैग व्यक्तियों पर कुल कर भार ओवरऑल टैक्स बर्डन को घटाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों की आय आभासी रूप से बढ़ती है और वे बिना कर दरों के बदले ही ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। कथन 2 गलत है। यह कर के बोझ को बढ़ाता है, घटाता नहीं। इससे लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q67 निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी अर्थव्यवस्था में कर उछाल टैक्स बॉयंसी में वृद्धि में योगदान करने की संभावना रखते हैं? 1. प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत कृषि आय को शामिल करना। 2. औपचारिक क्षेत्र का विस्तार अर्थात अर्थव्यवस्था का अधिक औपचारिकीकरण। 3. कर प्रशासन और प्रवर्तन तंत्र में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी 1, 2 और 3। व्याख्या: कर उछाल का अर्थ है जीडीपी वृद्धि की तुलना में कर संग्रह में होने वाली वृद्धि। कृषि आय पर कर 1, औपचारिकीकरण 2 और बेहतर तकनीक प्रशासन 3 तीनों ही कर आधार को बढ़ाकर कर संग्रह बढ़ाते हैं। विकल्प और डी सही उत्तर है। Q68 किसी अर्थव्यवस्था में कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्रोत पर कर कटौती TDS में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के भुगतान से कर की कटौती की जाती है तथा कर्मचारी की ओर से उसे सरकार को भेज दिया जाता है। 2. स्रोत पर कर संग्रहण TCS एक प्रणाली है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का विक्रेता क्रेता से कर एकत्र करता है और क्रेता की ओर से उसे सरकार को भेज देता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? 1 होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। TDS आय के स्रोत पर ही काट लिया जाता है, जैसे सैलरी। कथन 2 सही है। TCS विक्रेता द्वारा खरीदार से अतिरिक्त राशि के रूप में वसूला जाता है, जैसे महंगी कार या विदेश यात्रा पर। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q69 राजकोषीय चूक फिस्कल स्लिपेज के संभावित प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजकोषीय चूक प्रायः सरकारी उधारी की बढ़ती आवश्यकता के कारण बॉन्ड यील्ड्स में वृद्धि की ओर ले जाती है। 2. अधिक सार्वजनिक व्यय के कारण राजकोषीय चूक अल्पकाल में समष्टि मांग एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा सकती है। 3. राजकोषीय चूक आमतौर पर बाजार ब्याज दरों में कमी की ओर ले जाती है क्योंकि इससे सार्वजनिक व्यय और तरलता में वृद्धि होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए हॉल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी हॉल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। जब सरकार बजट लक्ष्य से ज्यादा खर्च करती है तो उसे ज्यादा उधार लेना पड़ता है, जिससे बॉन्ड की मांग कम और यील्ड बढ़ जाती है। कथन 2 सही है। सरकार द्वारा ज्यादा पैसा खर्च करने से अल्पकाल में मांग बढ़ती है। कथन 3 गलत है। राजकोषीय चूक से ब्याज दरें बढ़ती हैं, क्राउडिंग आउट, क्योंकि सरकार निजी क्षेत्र के लिए बाजार में उपलब्ध फंड को कम कर देती है। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q70 नंजरायण पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य और तवा जलाशय के स्थल हाल ही में समाचारों में देखे गए। इन 3 स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये तीनों तमिलनाडु में स्थित हैं। 2. ये तीनों प्राकृतिक मीठे पानी की झीलें हैं। 3. इन तीनों को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है।
उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक होल केवल 1 और 2b, केवल 2c, केवल 3d, 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन एक गलत है। नंजरायण और काजुवेली तमिलनाडु में है, लेकिन तवा जलाशय मध्य प्रदेश में है। कथन दो गलत है। तवा एक जलाशय मानव निर्मित है और काजुवेली एक खारे पानी की झील ब्रैकिश वाटर है। कथन तीन सही है। भारत ने हाल ही में इन स्थलों को अपनी रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q71 किसी देश की राजकोषीय नीति की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति में मांग और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कटौती शामिल है। 2. प्रोचक्रीय राजकोषीय नीति मंदी के दौरान सार्वजनिक व्यय को कम करती है और करों में वृद्धि करती है, जिससे आर्थिक मंदी बढ़ जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक सही है। प्रतिचक्रीय काउंटर सिक्लिकल नीति आर्थिक चक्र के विपरीत चलती है। मंदी में सरकार खर्च बढ़ाकर और टैक्स घटाकर अर्थव्यवस्था को सहारा देती है। कथन दो सही है। प्रोचक्रीय प्रोसाइक्लिकल नीति चक्र के साथ चलती है। मंदी में खर्च कम करना और कर बढ़ाना स्थिति को और बिगाड़ देता है। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q72 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? ए होल सार्वजनिक ऋण की अदायगी, बी होल बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए जनता से उधार लेना, सी होल बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए बैंकों से उधार लेना, डी होल बजट घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नई मुद्रा का सृजन। व्याख्या: नई मुद्रा का सृजन प्रिंटिंग न्यू मनी सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ाता है, जिससे वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ते हैं। यह उधार लेने की तुलना में कहीं अधिक मुद्रास्फीतिकारी इन्फ्लेशनरी होता है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q73 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुरक्षा शुल्कों के विपरीत, जो देश विशिष्ट होते हैं, एंटी डंपिंग शुल्क निर्यात के देश पर ध्यान दिए बिना लागू होते हैं। 2. एंटी डंपिंग शुल्कों के विपरीत, जो विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप हैं, सुरक्षा शुल्क विश्व व्यापार संगठन के संरक्षण उपायों के अंतर्गत नहीं आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। एंटी डंपिंग शुल्क विशिष्ट देशों कंपनियों पर लगता है जो डंपिंग कर रही हैं, जबकि सुरक्षा शुल्क सेफगार्ड ड्यूटी आमतौर पर सभी देशों से होने वाले आयात पर व्यापक रूप से लगाया जाता है। कथन दो गलत है। दोनों ही शुल्क एंटी डंपिंग और सेफगार्ड WTO के नियमों के दायरे में आते हैं और वैध व्यापार उपाय हैं। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q74 भारत में उपकर और अधिभार के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उपकर के विपरीत, अधिभार की आय का उपयोग केंद्र सरकार अपने विवेक से किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकती है जिसे वो उचित समझे। 2. केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार दोनों की आय केवल केंद्र सरकार के अधीन है और राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती है। 3. जहां अधिभार प्रत्येक करदाता पर लगाया जाता है, वहीं उपकर 1 करोड़ रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों और कंपनियों पर लगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? हैं एक होल केवल 1 और 2, बी खोल केवल 2, सी खोल केवल 3, डी खोल केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन एक सही है। उपकर सेस किसी विशिष्ट कार्य जैसे शिक्षा के लिए होता है, जबकि अधिभार सरचार्ज का पैसा केंद्र कहीं भी खर्च कर सकता है। कथन दो सही है। संविधान के अनुसार सेस और सरचार्ज का पैसा विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं होता और केंद्र इसे राज्यों के साथ बांटने को बाध्य नहीं है। कथन तीन गलत है। सेस सभी करदाताओं पर लग सकता है, जबकि अधिभार आमतौर पर उच्च आय वाले स्लैब पर लगता है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q75 भारत के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में रहा मिशन रिमझिम 2024 किससे संबंधित है? ए होल इसरो का बाहरी ग्रहों का अन्वेषण मिशन, बी होल भारत की पहली पर्यावरण अनुकूल प्रणोदन प्रणाली का विकास, सी भारत की अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन प्रणाली को उन्नत करना, डी भारत के पहले पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का विकास। व्याख्या: मिशन रिमझिम भारत के निजी क्षेत्र या विशिष्ट अनुसंधान द्वारा विकसित पुनः प्रयोज्य रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट तकनीक से जुड़ा है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q76 किसी अर्थव्यवस्था में कर
राजस्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कर लोच किसी अर्थव्यवस्था के सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि या कमी के संबंध में कर राजस्व में परिवर्तन का अनुपात है। 2. लाफर वक्र किसी अर्थव्यवस्था में कर दरों में किए गए परिवर्तनों के प्रति कुल कर राजस्व की प्रतिक्रियाशीलता की जांच करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। ये कर उछाल टैक्स ब्योएंसी की परिभाषा है। कर लोच टैक्स इलास्टिसिटी कर दरों में बदलाव के बिना जीडीपी के साथ कर राजस्व में होने वाले बदलाव को मापती है। कथन 2 सही है। लाफर वक्र लाफर कर्व दिखाता है कि कर की दरें बढ़ने पर एक निश्चित बिंदु के बाद कर राजस्व घटने लगता है। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q77 किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए होल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, बी कॉर्पोरेट टैक्स, सी होल कार्बन टैक्स, डी होल आयकर। व्याख्या: पिगोवियन कर पिगुवियन टैक्स उन गतिविधियों पर लगाया जाता है जो समाज पर नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज डालती हैं। प्रदूषण फैलाने पर लगने वाला कार्बन टैक्स इसका सटीक उदाहरण है। विकल्प ऑन सी सही। Q84 केंद्रीय बजट 2025-26 में Q71 किसी Q78 किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी उपाय हैं? 1. सब्सिडी का युक्तिकरण। 2. कर आधार बढ़ाना। 3. कर चोरी की जांच। 4. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश। 5. सार्वजनिक व्यय में दक्षता में सुधार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 5, डी 1, 2, 3, 4 और 5। व्याख्या: राजकोषीय घाटा कम करने के दो ही तरीके हैं, या तो राजस्व बढ़ाओ 2, 3, 4 या व्यय कम कुशल करो 1, 5। दिए गए सभी पांचों विकल्प इस दिशा में काम करते हैं। विकल्प और डी सही उत्तर है। Q79 आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण BEPS शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? ए. बैंकिंग क्षेत्र में NPA संकट का समाधान करना। बी होल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा पर्यावरण नियमों की अवहेलना। सी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा कर से बचने की रणनीतियां। डी अंदरूनी व्यापार के माध्यम से शेयर बाजारों में हेरफेर। व्याख्या: BEPS का तात्पर्य उन कर नियोजन रणनीतियों से है जिनका उपयोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर नियमों में कमियों का लाभ उठाकर अपने लाभ को कम या शून्य कर वाले देशों में भेजने के लिए करती हैं। विकल्प ऑन सी सही उत्तर है। Q80 चंद्रमा के विभिन्न चरणों के संदर्भ में सुपर ब्लू मून के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सुपर ब्लू मून उस घटना को कहते हैं जब दुर्लभ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चंद्रमा का रंग नीला दिखाई देता है। 2. सुपर ब्लू मून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और ये पूर्णिमा भी होती है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन एक गलत है। ब्लू मून का चंद्रमा के वास्तविक रंग नीलेपन से कोई लेना देना नहीं है। यह एक महीने में दूसरी पूर्णिमा की घटना है। कथन 2 सही है। सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब पेरिजी होता है। जब सुपर मून और ब्लू मून एक साथ होते हैं तो इसे सुपर ब्लू मून कहते हैं। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q81 कभी कभी समाचारों में आने वाला शब्द प्रभावी प्रबंधन का स्थान पोएम किससे संबंधित है? ए. दोहरे कराधान संधियों में स्रोत देश का निर्धारण। बी होल भारत में कराधान प्रयोजनों के लिए विदेशी कंपनियों की आवासीय स्थिति का निर्धारण। सी होल भारतीय राज्यों के बीच वस्तु एवं सेवा कर राजस्व का आवंटन। डी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में स्थानांतरण मूल्य निर्धारण का मूल्यांकन। व्याख्या: पोएम नियमों का उपयोग ये तय करने के लिए किया जाता है कि कोई विदेशी कंपनी भारत की कर निवासी टैक्स रेजिडेंट मानी जाएगी या नहीं, यदि उसका वास्तविक प्रबंधन भारत से संचालित हो रहा है। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है।
Q82 सूचना के स्वचालित आदान प्रदान AEOI मानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक ढांचा है। 2. यह कर उद्देश्यों के लिए देशों के बीच वित्तीय और बैंकिंग सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ये मानक मुख्य रूप से OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। कथन 2 सही है। ये देशों को विदेशी खातों और संपत्तियों के बारे में जानकारी साझा करने में मदद करता है ताकि कर चोरी रोकी जा सके। विकल्प और B सही उत्तर है। Q83 स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 2. इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना है। 3. इस योजना के अंतर्गत संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र विकास के लिए पर्यटन स्थलों का अंतिम चयन करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। यह पर्यटन मंत्रालय की 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है। कथन 2 सही है। ये योजना अब गंतव्य केंद्रित डेस्टिनेशन सेंट्रिक है और निजी क्षेत्र को भी जोड़ती है। कथन 3 गलत है। पर्यटन स्थलों का अंतिम चयन केंद्र सरकार पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि केवल राज्यों द्वारा। विकल्प और A सही उत्तर है। Q84 केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लिखित विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मिशन में वर्ष 2047 तक कम से कम 150 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य शामिल है। 2. मिशन का ध्यान भारत में लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के स्वदेशी विकास पर केंद्रित है। 3. यह मिशन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: कथन 1 गलत है। भारत का लक्ष्य 2031-32 तक लगभग 22.4 गीगावाट क्षमता तक पहुंचना है। 150 गीगावाट का ऐसा कोई आधिकारिक अल्पकालिक लक्ष्य इस बजट में नहीं है। कथन 2 सही है। बजट में स्वदेशी SMR तकनीक के विकास और अनुसंधान पर विशेष जोर दिया गया है। कथन 3 सही है। सरकार ने इस क्षेत्र में निजी निवेश और भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए बजटीय रूपरेखा तैयार की है। विकल्प ऑन C सही उत्तर है। Q85 पादप प्रजाति लैंटाना कैमरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे विश्व की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों में से एक माना गया है तथा ये भारत के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। 2. ये मध्य और दक्षिण अमेरिका की मूल प्रजाति है। 3. भारत में इसे 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। व्याख्या: लैंटाना कैमरा एक बेहद आक्रामक खरपतवार है जो स्थानीय जैव विविधता को नष्ट कर रही है। इसे सजावटी पौधे के रूप में अमेरिका से लाया गया था और अब ये पूरे भारत के जंगलों में फैल गई है। विकल्प और D सही उत्तर है। Q86 केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। 2. ये भारत में विशेष रूप से अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए एक 5 वर्षीय मिशन है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या: कथन 1 गलत है। ये मिशन मुख्य रूप से वस्त्र मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के सहयोग से संचालित है। कथन 2 सही है। भारत को वैश्विक कपड़ा बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल ELS कपास के उत्पादन पर केंद्रित ये एक समयबद्ध मिशन है। विकल्प ऑल B सही उत्तर है। Q87 केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित स्रोतों को सरकारी प्राप्तियों में उनके योगदान के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। 1. आयकर। 2. वस्तु एवं सेवा कर और GST एवं अन्य कर। 3. निगम कर। 4. उधार और अन्य देयताएं।
नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें। A1423B, 4123C, 4132D, 1234। व्याख्या। बजट 2025-26 रुपया आता है के अनुसार सबसे बड़ा स्रोत उधार 27% है, उसके बाद आयकर 19%, फिर जीएसटी 18% और निगम कर 17% का स्थान आता है। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q88 केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित शहरी चुनौती निधि यूसीएफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये 10 लाख करोड़ रुपए का कोष है जिसका उद्देश्य टिकाऊ शहरीकरण को प्रोत्साहित करना है। 2. ये शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत का 100% वित्तपोषण करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन एक गलत है। 10 लाख करोड़ का निवेश पीएम आवास योजना, शहरी जैसे बड़े कार्यक्रमों के लिए है। यूसीएफ एक छोटी चुनौती आधारित निधि है। कथन 2 गलत है। यह पूर्ण वित्तपोषण नहीं बल्कि राज्यों शहरी निकायों के साथ लागत साझाकरण के आधार पर काम करती है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q89 केंद्रीय बजट 2025-26 में सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की है? A होल उत्तर प्रदेश, बी होल बिहार, सी ओडिशा, डी होल पश्चिम बंगाल। व्याख्या। बजट में बिहार के लिए विशेष वित्तीय पैकेज के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस संस्थान की घोषणा की गई है। विकल्प ऑड बी सही उत्तर है। Q90 हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्वच्छ नदियों की पहल के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की? A होल जर्मनी, बी होल डेनमार्क, सी होल फ्रांस, डी होल यूनाइटेड किंगडम। व्याख्या। भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत वाराणसी में गंगा नदी के लिए स्मार्ट लैब परियोजना शुरू की है। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q91 आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी पुरुष श्रमिकों से अधिक है। 2. महिला श्रम बल भागीदारी दर FLFPR 2017-18 से 2023-24 तक दोगुनी से अधिक हो गई है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। व्याख्या। कथन 1 सही है। भारतीय कृषि का तेजी से नारीकरण फेमिनाइजेशन हो रहा है क्योंकि पुरुष गैर कृषि कार्यों की ओर जा रहे हैं। कथन 2 गलत है। FLFPR में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लगभग 23% से 37% तक, लेकिन यह दोगुनी से अधिक नहीं हुई है। विकल्प और ए सही उत्तर है। Q92 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब सरकार अर्थव्यवस्था की कुल बचत का एक बड़ा हिस्सा अपने में समाहित कर लेती है तो निजी उधारकर्ता वित्तीय बाजार से बाहर हो जाते हैं। 2. दीर्घकालिक अवसंरचना परियोजनाओं में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में भीड़भाड़ पैदा हो सकती है। 3. क्राउडिंग इन और क्राउडिंग आउट दोनों के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में समग्र आर्थिक गतिविधि में कमी आती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य हैं? A होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। व्याख्या। कथन 1 सही है। इसे क्राउडिंग आउट कहते हैं। कथन 2 सही है। इसे क्राउडिंग इन कहते हैं, जहां सरकारी निवेश निजी निवेश को आकर्षित करता है। कथन 3 गलत है। क्राउडिंग इन से आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, कम नहीं होती। विकल्प ऑफ बी सही उत्तर है। Q93 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय रुपए के मूल्यह्रास का कारण बन सकता है? 1. सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं और सब्सिडी पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना। 2. रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। 3. भारत सरकार के राजकोषीय घाटे का प्रत्यक्ष मुद्रीकरण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, B केवल 2 और 3C केवल 3D केवल 1 और 3। व्याख्या। खर्च बढ़ाना 1 और नोट छापना 3 अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। बिंदु 2 गलत है। दरें बढ़ाने से तरलता कम होती है, जो रुपये को मजबूत करती है। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q94 वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस मामले में लागू होता है? 1. किसी किसान द्वारा किसी भी GST पंजीकृत व्यक्ति को कच्चे कपास की आपूर्ति। 2.
किसी राज्य सरकार द्वारा लॉटरी वितरक को लॉटरी की आपूर्ति। 3. किसी व्यापारिक इकाई को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1 और 2B केवल 2C, केवल 1 और 3D, 1, 2 और 3। व्याख्या। रिवर्स चार्ज RCM में कर का भुगतान सेवा देने वाले के बजाय सेवा लेने वाला पंजीकृत प्राप्तकर्ता करता है। दिए गए तीनों उदाहरणों में RCM के नियम लागू होते हैं। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q95 कभी कभी समाचारों में उल्लिखित परसिवेरेंस रोवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम का हिस्सा है। 2. इसका प्राथमिक उद्देश्य मंगल की सतह पर प्राचीन सूक्ष्मजीव जीवन के संकेतों की खोज करना है। 3. रोवर मंगल की सतह से चट्टान और रेगोलिथ के नमूने एकत्र कर रहा है, जिन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3C केवल 3D, 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 गलत है, यह नासा USA का मिशन है। कथन 2 और 3 सही हैं, ये रोवर मंगल पर जीवन की खोज और मार्स सैंपल रिटर्न मिशन के लिए नमूने जुटा रहा है। विकल्प ऑल बी सही उत्तर है। Q96 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। वस्तुओं का वर्गीकरण, विवरण। उदाहरण 1. विलासिता की वस्तुएं, उच्च आय लोच वाली वस्तुएं, डिजाइनर हैंडबैग। 2. पाप वस्तुएं, साइन गुड्स, हानिकारक समझी जाने वाली वस्तुएं, सिगरेट। 3. दोषयुक्त वस्तुएं, डेमेरिट गुड्स, हानिकारक मानी जाने वाली वस्तुएं, जंक फूड। उपर्युक्त में से किस पंक्ति में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3C केवल 2 और 3D, 1, 2 और 3। व्याख्या। तीनों श्रेणियां और उनके उदाहरण अर्थशास्त्रीय परिभाषा के अनुसार सही सुमेलित हैं। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q97 सेमीकंडक्टरों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ नियम 2006 में हाल ही में किए गए संशोधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विशेष रूप से सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की स्थापना के लिए न्यूनतम संलग्न भूमि क्षेत्र को घटाकर 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। 2. सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण में SEZ इकाइयों को लागू शुल्कों के भुगतान के बाद शेष भारत में घरेलू स्तर पर उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति है। 3. यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ के लिए अनुमोदन बोर्ड को उस शर्त में ढील देने की अनुमति देता है जिसके तहत विशेष आर्थिक क्षेत्रों SEZ की भूमि को भारमुक्त होना आवश्यक था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A कोल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D, 1, 2 और 3। व्याख्या। सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन के तहत SEZ नियमों को आसान बनाया है ताकि छोटे और मध्यम स्तर की विनिर्माण इकाइयां भी स्थापित हो सकें और उन्हें घरेलू बाजार DTA में बिक्री की छूट मिले। विकल्प ऑफ डी सही उत्तर है। Q98 किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विंडफॉल टैक्स को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? A कर उन कंपनियों पर लगाया जाता है जो अपनी स्वयं की व्यापारिक रणनीतियों के कारण नहीं बल्कि अचानक भू राजनीतिक या आर्थिक घटनाओं के कारण असामान्य रूप से उच्च लाभ अर्जित करती हैं। B फॉल विदेशी देश में परिचालन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अर्जित सभी लाभों पर लगाया जाने वाला कर। C तेल और गैस, खनन और बिजली जैसे सभी पूंजी गहन उद्योगों पर लगाया गया कर। D होल आर्थिक मंदी के दौरान कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों से सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए लगाया गया कर। व्याख्या। विंडफॉल टैक्स का मतलब है अप्रत्याशित लाभ पर कर। जैसे युद्ध के दौरान तेल की कीमतें बढ़ने से तेल कंपनियों को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के जो भारी मुनाफा होता है उस पर यह कर लगता है। विकल्प ऑफ ए सही उत्तर है। Q99 आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में 2024-25 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारत सेवा निर्यात में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। 2. हाल ही में चीन भारत को पीछे छोड़कर विश्व में धन प्रेषण रिमिटेंस का शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया। 3. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार पहुंचा। 2024 में यह आंकड़ा $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? A होल केवल 1 और 2, B केवल 1 और 3C केवल 2 और 3D, 1, 2 और 3। व्याख्या। कथन 1 सही है, भारत वैश्विक सेवा निर्यात IT व्यापार सेवाएं में अग्रणी है। कथन 2 गलत है, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है, चीन से बहुत आगे। कथन 3 सही है,
भारत का मुद्रा भंडार ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है। विकल्प और बी सही उत्तर है। Q100 नैनो डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक तरल उर्वरक है जिसका कण आकार 100 नैनोमीटर एनएम से कम है। 2. ये भारत में केंद्र सरकार द्वारा सबसे अधिक सब्सिडी वाले उर्वरकों में से एक है। 3. कुछ हालिया अध्ययनों के अनुसार दानेदार डीएपी की तुलना में इसके उपयोग से गेहूं की फसल की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 1 और 2, सी होल केवल 3, डी होल केवल 1 और 3। व्याख्या: कथन 1 सही है। नैनो तकनीक के कारण इसका आकार सूक्ष्म होता है और यह तरल रूप में आता है। कथन 2 गलत है। यूरिया भारत में सबसे अधिक सब्सिडी वाला उर्वरक है। कथन 3 गलत है। नैनो डीएपी मुख्य रूप से दक्षता बढ़ाने और दानेदार डीएपी की खपत कम करने के लिए है। उपज में उल्लेखनीय वृद्धि के दावों पर अभी ठोस वैज्ञानिक सहमति की कमी है। विकल्प और ए सही उत्तर है।